क्लासेस। और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, और ये जो न्यूमेरिकल्स है प्योरली कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके ऊपर बेस्ड है। क्योंकि हम आज प्रीवियस जो हम वीडियोस बनाया था मैं उसमें मैं बता दिया था कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और उसके वेक्टर फॉर्म में लिए थे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। और उसीलिए ये वाला लेक्चर और आने वाला 1-2 लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा बहुत और कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे, फिर देन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आगे डिस्कशन करेंगे। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स which is based on the concept of Coulomb's law of electrostatics. So let's do the first numerical। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, पहले ये क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है वो मैं बता दूंगा। ओके, तो पहले ये क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको समझना है। देखो, इफ टू इक्वली चार्ज्ड बॉल्स, मतलब दो स्फेरिकल बॉल है, दोनों का चार्ज इक्वल है, कितना चार्ज उसके ऊपर है ये पता नहीं है, तो इक्वली चार्ज है मतलब सेम साइन और सेम बॉल है ना। तो अब देखो, और हम फ्रॉम द सेम हुक, मतलब एक हुक से दोनों को ऐसे झुला दिया गया है, हंग है ना, बाई ए थ्रेड। जिस थ्रेड का इस्तेमाल करके उसको झुलाया गया है उस थ्रेड का जो लंबाई है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब दे आर इन नॉर्मल स्टेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों बॉल है ना, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करे, बैलेंस स्टेट में ये सारा फोर्सेस इक्विलिब्रियम, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करके ना इक्विलिब्रियम स्टेट को ले आया है दोनों बॉल को, पता है समझ में। अब देखो, और दोनों जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, हुक से झुलाया गया है दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेट में, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द चार्ज ऑन देम, मतलब इंडिविजुअली, मतलब ईच बॉल के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ था उसको पता करना है, पता है समझ में। तो यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या पता करना है उसको देख लेते हैं, और कैसे अप्रोच करना है न्यूमेरिकल को, कहाँ से मतलब आंसर तक हम पहुँचेंगे इसको भी देखना है। तो पहले डायग्राम में बनाता हूँ, एक हुक बना दिया मैं, ये हो गया हमारा हुक, और इस हुक से दो स्फेरिकल बॉल को झुलाया गया है, और ये हमारा थ्रेड, और ये थ्रेड का जो लेंथ है ना ये 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दो स्फेरिकल बॉल को झुला दिया गया है। अब ये दोनों, ये आपस में इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना ये 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, ये एक मिड पोजीशन के लिए एक मैं ड्रॉ कर दिया लाइन। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसे बैलेंस स्टेट में है, मतलब झूल नहीं रहे है ना। तो ऐसे पहले तो सीधा झुलाया गया होगा ना, फिर धीरे धीरे ऐसे सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, रिपेल करके एक बैलेंस स्टेट में आ गए। तो यहाँ पे ये बैलेंस स्टेट में आ गए, और यहाँ पे इनका जो मास है ना, ये मास भी गिवन है, मास दे दिया 200 ग्राम। तो मास अगर है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नीचे की तरफ दोनों जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, कितना, mg। ये आपको बढ़िया से पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, mg ही लगता है ना, हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया। अब देखो, ये मीन मतलब ये मिड पोजीशन से ये जितना एंगल बना के, मतलब ये थ्रेड इंक्लाइंड है, तो लेट्स दैट एंगल बी थीटा। तो ये एंगल को थीटा लेते हैं, और ये भी उतना ही थीटा एंगल होगा, क्योंकि बैलेंस स्टेट में है तो इक्वली दोनों इतना दूर गए हैं। ओके, तो यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा हो गया। तो इधर मेरे को बताओ, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्टर, तो अल्टरनेट एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको आगे ऊपर बढ़ा दूंगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये डायग्रामेटिकली हम इसको समझ रहे हैं। तो हमारा लेंथ पता है 40 सेंटीमीटर, मास पता है 200 ग्राम, और फिर ये जो डिस्टेंस है ना इसको ले लो d ले लो, सपोज d अब के लिए ले लो, d दे दिया 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ को ले लो l, क्या ले लो l, और मास को तो m ले चुके हैं हम। तो ये हमारा नोटेशन है। तो हमको देखो इधर पता करना पड़ेगा क्या क्या फोर्स लग रहा है, और सारा फोर्स को एक दूसरे के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करेगा तभी जाके वो इक्विलिब्रियम स्टेट का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली देखना है किस तरह का फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो पहले क्या क्या गिवन है वो सब लिख दिया गया। अब देखना है क्या क्या फोर्स लग रहा है दोनों बॉल के बीच में।
तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ये तो पता चल गया तुमको। अब देखो दोनों इक्वली चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दोनों तरफ, इधर F ही लग रहा होगा, ये इधर भी F ही लग रहा होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि एक दूसरे से दूर लगेगा, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो दूर लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। और एक भी फोर्स लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ना थ्रेड से हम मतलब झुला दे, थ्रेड का एक टेंशन फोर्स लगता है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये भी टेंशन फोर्स यहाँ पे ये अलोंग द थ्रेड इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये टेंशन फोर्स को हम T लेते हैं। क्या लेते हैं? T। तो लेट्स टेंशन फोर्स भी T। अब यहाँ पे और एक चीज गौर करने वाली बात ये है कि इस टेंशन फोर्स का दो कंपोनेंट भी बटेगा। तो जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, थीटा एंगल इधर बनाया गया है, तो जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ वाला कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? टी कॉस थीटा बोलते हैं ना। तो ये अच्छी तरह से याद होना जरूरी है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम पढ़े थे। तो ये टी इस तरफ थीटा है तो ये हो गया टी कॉस थीटा कंपोनेंट, और इस तरफ जो ये 90 माइनस थीटा बचेगा तो इसलिए टी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब टी साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? टी साइन थीटा। ये समझ में आया? तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, ये हो गया टी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा ये टेंशन का, ये हो गया टी कॉस थीटा। और सिमिलरली इधर भी देखो, ये भी जो टी है ना, ये भी दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। ऊपर वाला जो कंपोनेंट ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इधर इसके साथ इस डायरेक्शन के साथ वो थीटा बना रहा है, तो इसलिए ऊपर वाला डायरेक्शन हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा इधर भी दो फोर्स। तो देखो इस बॉल के ऊपर 4 फोर्स लग रहा है, इस बॉल के ऊपर 4 फोर्स लग रहा है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर है तो इसका मतलब नेट वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, नेट वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और नेट वर्टिकली लेफ्टवर्ड फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड फोर्स और नेट हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड फोर्स, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी जाके वो बॉल इक्विलिब्रियम स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में रह पाएगा। तो उसलिए मेरे को बताओ ये टी कॉस थीटा किसके साथ बराबर होगा? mg के साथ। तो उसलिए मैं पहला इक्वेशन लिखूंगा टी कॉस थीटा बराबर mg, ये हमको पहला इक्वेशन मिल गया। फिर दूसरा इक्वेशन क्या मिला? यहाँ पे जो टी साइन थीटा इधर लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F ही, तो ये टी साइन थीटा ये किसके साथ बराबर होगा? F ही, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों इक्वेशन हमको मिल गया। तो इसके लिए भी वही होगा ना, तो इसीलिए एक के लिए हम लगा दिए, 2 इक्वेशन हमको मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो हमको चार्ज का अमाउंट निकालना है। तो पहले ये F ही का वैल्यू क्या आएगा मेरे को बताओ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? मान लो इसके ऊपर Q चार्ज है और इसके ऊपर भी सेम चार्ज Q चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? d है ना, तो d स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को ना ये k लिख लो, इसको k सिंबल से भी हम डिनोट करते हैं, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब ये डायग्राम को भी मिटा देता हूं ना आगे। देखो तो यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन 2 डिवाइड, इक्वेशन 2 को डिवाइड मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करो ना, तो ये cos sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह का करते हैं, जब sin cos का वाला इक्वेशन आ जाता है ना, दोनों को डिवाइड करके tan में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो डिवाइडेड बाय 1, तो इसलिए तो t sin थीटा इधर k q स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर, फिर इधर डिवाइड हो जाएगा t cos थीटा, फिर इधर डिवाइड हो जाएगा mg। तो इधर मेरे को बताओ t और t कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? k q स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर mg। तो ये हमको मिल गया ये tan थीटा का। देखो यहाँ से हमको k का वैल्यू तो पता है 9 × 10⁹। अब d भी पता है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो भी दे रखा था 4 सेंटीमीटर, और ये मास भी पता है, और g का वैल्यू भी पता है, q निकालना है। तो उसके लिए पता क्या करना है? tan थीटा का वैल्यू। अगर tan थीटा का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, उस डायग्राम से पता करना था ना, अब ये डायग्राम वापस बना दूंगा। तो tan थीटा का अगर वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए सारा काम आसान हो जाएगा और हम q निकाल सकते हैं। तो देखो इधर, तो यहाँ पे उस डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूँ tan थीटा का कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा रफली मैं बना, तो यहाँ पे ये था हमारा दोनों बॉल, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल था, तो ये टोटल था d, ये हो गया d/2 और ये हो गया d/2। ओके, तो यहाँ पे ये लेंथ था ना, l लेंथ था ना, तो
तो यहाँ पे तो ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस। तो इस तरह का ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनता था। तो मेरे को बताओ, जब ये थीटा अज्यूम करो कि इट्स वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है ना तो टैन थीटा किसके साथ बराबर होता है, साइन थीटा के साथ। तो ये टैन थीटा ये नियरली इक्वल होता है साइन थीटा के साथ। और तुमको पता है कि साइन थीटा किसके साथ बराबर है, ये cos 90 माइनस थीटा। तो मैं cos 90 माइनस थीटा क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि इस ट्राइंगल से ना 90 cos 90 माइनस थीटा निकालना बहुत आसान है। ये साइन थीटा भी तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये cos 90 माइनस थीटा ना करके ना, तो ये साइन थीटा निकाल दो, वही हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से इस ट्राइंगल से मेरे को बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, तो थीटा का सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा d/2 डिवाइड बाय l, ये हो गया d/2। पता है समझ में। तो ये साइन थीटा का वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमको मिल गया d/2। क्या मिल गया, d/2। तो वही हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू, तो उसको लाके इधर सब्स्टिट्यूट करो। तो ये tan थीटा के बदले हम क्या रखेंगे, d/2। ओके, तो ये आ गया हमारा d/2 का वैल्यू। अब सारा वैल्यूज पुट कर दो, फिर q का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। तो मेरे को बताओ d का वैल्यू हमारे पास क्या था, 4 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो तो d हमको गिवन था 4 सेंटीमीटर, अब l गिवन था 40 सेंटीमीटर। पहले d/12 बताओ कितना हो जाएगा, इसी से d/12 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 40, तो 4 ये कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, तो 1/20 ये हो गया d/12। अब k²/d²mg, तो 1/20 जो कि हमारा LHS मिल गया, तो ये हो जाएगा k² डिवाइड बाय ये था हमारा d²mg। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। तो फिर अब यहाँ से q निकालना है, तो इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, q निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो d²mg ये हो गया इधर, फिर ये आ जाएगा इधर 20 इंटू k, इसका अंडर रूट, ये हो गया हमारा q। तो यही आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद k का वैल्यू पुट करो, मास भी पुट करो, g का वैल्यू 10 तुमको पता है, और d का वैल्यू भी गिवन था, उसको पुट करो और तुमको मिल जाएगा फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर इसको पुट करने के बाद है ना, तुमको लगभग q = 4/3 10⁻⁷ कूलम के आसपास मिल जाएगा। तो ये था एक न्यूमेरिकल जो कि कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड था। और ये न्यूमेरिकल देखो ये थोड़ा कठिन था, इतना भी कठिन नहीं था, आसान था। अगर जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और थोड़ा वो फोर्स का इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन जिसको याद होगा 11th कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी रहता है एक ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहता है। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए अपवर्ड फोर्स जितना है डाउनवर्ड फोर्स के साथ बराबर करेंगे, लेफ्ट की तरफ जितना फोर्स लग रहा है राइट की तरफ उसको भी बराबर करें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर करना ही है, आता है समझ में। तो इसलिए तो जब बराबर कर देंगे वहाँ से इक्वेशन निकलेगा और उस इक्वेशन से हमको जो चाहिए वो निकाल देंगे जो गिवन है उससे। ओके, तो यही बस हमको करना था। तो ये हो गया हमारा एक तरह का न्यूमेरिकल। और एक दूसरी तरह का न्यूमेरिकल हम देखेंगे जो कि है एक सिंपल सा, मतलब छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही मतलब आसान है। देखो अगर जिसको कंसेप्ट याद होगा तो ये बता रहा है कि फाइंड फोर्स between two charges when placed in a glass medium of dielectric constant। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट बताया था, याद करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है ना। तो 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मीडियम है उसके ऊपर रख दिया गया है दो चार्ज को, दोनों के बीच में फोर्स पता करना है। ओके, इफ the force between two charges in vacuum में is given by 18। अगर वैक्यूम में तुमको फोर्स दिया गया है और कोई दूसरे एक मीडियम में फोर्स निकालना है, उस केस में कैसे करोगे इस तरह का मतलब सवाल को, है ना।
तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है उसको याद करना पड़ेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो नंबर होता था जो कि बताता था कि वैक्यूम में जो कूलम्स फोर्स लगता था उससे कितना कम हो जाता था जब दूसरा मीडियम आ जाता था। आता है समझ में? जितना गुना कम हो जाता था उसी को ही बोलते थे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इप्सिलॉन आर से शो करते थे और ये था एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम, मतलब फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पे तो यही चीज अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे, मेरे को बता डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे रखा है और फोर्स इन वैक्यूम कितना दे रखा है 18 न्यूटन और फोर्स इन मीडियम ये ग्लास मीडियम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये निकालना है हमको, तो इसको इस तरफ ले आओ तो एफ एम कितना हो जाएगा ये 18 न्यूटन डिवाइड बाय 6, तो यहाँ से 3 न्यूटन आ गया हमारा फोर्स इन है। तो एक मीडियम में मतलब वैक्यूम के अलावा कोई एक मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है उसको जब रिप्लेस कर देंगे उस केस में फोर्स कितना मिल गया हमको 3 न्यूटन। ओके, तो ये था हमारा 2 न्यूमेरिकल और आगे 1-2 और बता देता हूँ, वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। देखो 2 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ये तीसरा न्यूमेरिकल इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको डायग्रामेटिकली में समझाता हूँ इसका सवाल को। ये बता रहा है कि एक चार्ज है जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है 2 1 कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन पे रखा गया है q1 चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम। ओके, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे q2 जो दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है वो है -2 4। पता है समझ में? तो दोनों चार्ज जहां पे रखा गया है वो दोनों पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट दे दिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दे दिया। तो अब तुमको क्या पूछा है? ये पूछा है कि फाइंड F21 वेक्टर। तो इसका मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, उस फोर्स वेक्टर को हमको पता करना है। तो फोर्स वेक्टर को F21 इसको पता करने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हो तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से हम देखे थे कि F21 इसका तो मैग्नीट्यूड तो यही रहता है ना, तो k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर रहता है इनटू r कैप रहता है, फिर जिस डायरेक्शन में लगता है उसका यूनिट वेक्टर रहता है। तो जब यूनिट वेक्टर हट जाता है यहाँ पे वेक्टर लगा दोगे तो यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय r, तो फिर r आके यहाँ पे r क्यू हो जाता था ना। तो देखना बढ़िया से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को। तो यहाँ पे r क्यू, यहाँ पे r21 क्यू में लिखा हूँ, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये q1 q2 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर इनटू होगा और k का वैल्यू तो हमको पता है 9 × 10⁻9 और फिर ये r21 वेक्टर इसी को ही निकालना है, इसको निकालना ही सारा लफड़ा है। और ये इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना इसको निकालना। दो चीज अगर निकाल देंगे तो हमको F21 वेक्टर मिल जाएगा क्योंकि बाकी सब गिवन है। पता है समझ में? तो पहला टारगेट है हमारा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से R21 वेक्टर को निकालना है। किसको निकालना है? R21 वेक्टर को। ओके, तो मेरे को बताओ कि ये वेक्टर, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर ये सेम ऑर्डर में दिख रहे हैं। तो ये अगर सेम ऑर्डर में है तो उसका रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा? ये R1 हो जाएगा ना। तो उसलिए हम लिख सकते हैं कि R2 + R21 ये हो गया R1। तो यहाँ से मेरे को पता R21 क्या हो जाएगा? ये उस तरफ चले जाएगा तो ये R1 - R2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये R21 मिल गया, R1 - R2, इसको याद रखो। फिर अब देखो R21 वेक्टर को निकालने के लिए R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर हमको चाहिए। तो इसको कहाँ से लाएंगे? ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है ना इससे ही इसको पता करेंगे। देखो कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y ऐसे लिखते हैं और जब इस तरह का रहता है उसका पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं x i कैप + y j कैप। सिमिलरली हम उससे हम R1 वेक्टर R2 वेक्टर पता कर लेंगे। देखो तो R1 वेक्टर क्या आ जाएगा? तो इसका बता मेरे को, तो इसका x कंपोनेंट क्या है? 2 है, तो 2 i कैप + y कंपोनेंट कितना है? 1 है, तो 1 j कैप। ओके, तो ये मिल गया R1 वेक्टर। सिमिलरली बताओ R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इसी से ही निकालेंगे। तो इसका x कंपोनेंट क्या है? x क्या है? -2, तो -2 i कैप और y कंपोनेंट कितना है? 4 j कैप। पता है समझ में? तो ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर। तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस कर दो और सेम कंपोनेंट i कंपोनेंट से i कंपोनेंट को माइनस करना है और j कंपोनेंट से j कंपोनेंट को माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे R21 वेक्टर हमको मिल जाएगा।
तो देखो यहाँ पे R21 वेक्टर मिल जाएगा, R1 माइनस R2, इसका मतलब 2i कैप प्लस जे कैप माइनस R2 क्या है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ पे होता 2, ये 2i कैप से i कैप माइनस होगा, j कैप से j कैप माइनस होगा, तो 2i कैप ये माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4i कैप, ये 1 प्लस 1, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो प्लस 1 माइनस 4j कैप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3j कैप, तो माइनस 3j कैप। तो हमारा R21 जो वेक्टर है ये कितना मिल गया, ये 4i कैप माइनस 3j कैप। तो अगर ये वेक्टर हमको मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो ये जो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड r निकालने के लिए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। उसका जो x कंपोनेंट y स्क्वायर उसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, फिर उससे हमको पता चल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट y कंपोनेंट उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। देखो वही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मेरे को बताओ R21 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से तो ये कितना हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट 25 जो कि हो गया 5। तो मैग्नीट्यूड हमको मिल गया 5। अब वो F21 वाला निकालो, और F21 वाला निकालने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो हमको मैग्नीट्यूड पता है और उसका ये भी पता चल गया वेक्टर। तो F21 वेक्टर क्या था, K मतलब 9 × 10⁹, Q1 Q2 का मॉड था, तो Q1 मतलब 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁶, और Q2 कितना था -5, -5 का मॉड हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो +5 × माइक्रोकूलम 10⁻⁶, फिर डिवाइड बाय R21 का क्यूब था, तो इसका मतलब 5 का क्यूब। ओके, फिर R21 वेक्टर था, R21 वेक्टर हमारा कितना आया था, ये 4i कैप, तो फिर -3j कैप। ओके, तो यही आया था ना, तो ये हमारा मिल गया F21 फोर्स वेक्टर। अब इसको आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर देना, इसका पावर को सेम कर देना, मतलब पावर को प्लस कर देना, मतलब 9 ये -6 -12 ये +9, इसको सिंप्लीफाई कर देना, और 18 डिवाइड बाय ये 125 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके जो आ जाएगा उसको रख देना इधर, और इसको साइड में वेक्टर फॉर्म में रख देना, ऐसे है ना। तो ये हो गया हमारा F21 वेक्टर। तो ये तीसरे तरह का न्यूमेरिकल्स जो पूछा जा सकता है कूलम्स लॉ के ऊपर। और भी 3 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पूछा जा सकता है कूलम्स लॉ के ऊपर। देखो आज 3 तरह का न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं बताया। एक है वो इक्विलिब्रियम स्टेट वाला, नॉर्मल स्टेट वाला, जहाँ पे आपको कंपोनेंट वाइज फोर्स को बैलेंस करके मतलब चार्ज निकालना है, वो एक तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दूसरा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपको कूलम्स लॉ से। तीसरा है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट से, है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट रिलेटेड इस तरह का वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करके आप लोगों को पूछा जा सकता है कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल। ओके, तो ये 3 तरह का न्यूमेरिकल के अलावा और भी 2-3 तरह का न्यूमेरिकल है जो कि पूछा जा सकता है कूलम्स लॉ के ऊपर। मैं नेक्स्ट मतलब कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा ना, इसको सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और गेन करो, नॉलेज लर्न करो और ग्रो करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, please stay healthy and happy.